बच्चों तो स्वागत है आप लोगों के ब्रिलियंट कैरियर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, जिसमें हम संसाधन के सारे क्वेश्चन करेंगे और प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन, ये तीनों का क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव में। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सब्जेक्टिव में, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। जो वस्तु या पदार्थ, शक्ति या साधन मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तथा तकनीकी और आर्थिक रूप से उपयोगी होता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा ये होता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वो तकनीकी या आर्थिक रूप से किसी भी रूप से, तो वो संसाधन कहलाता है। जैसे कि जल, भूमि, वन, खनिज, सूर्य की प्रकाश, ये सब संसाधन कहलाते हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संभावी संसाधन और संचित को संसाधन। तो संभावी मतलब कि संभव है, इसे हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है। जिन संसाधनों का भविष्य में उपयोग होने की संभावना हो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आप लोग ऐसे ही नोट करिएगा अपने कॉपी में। संचित को संसाधन है जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात है लेकिन तकनीकी या अन्य कारणों से उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन्हें संचित को संसाधन कहते हैं। जो संसाधन तकनीक और अन्य कारणों से पूरा नहीं हो पा रहा है उसे संचित को संसाधन कहते हैं। भविष्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ये संसाधन भविष्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। और संभावित संसाधन का राजस्थान की सौर ऊर्जा जो लगाया जा सकता है, इसे संभावी माना जाता है। और संचित कोष में समुद्र की गहराई में छुपे हुए खनिज, इसका तकनीकी कारण से हम लोगों को पता नहीं लग चुका है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग टेक्नोलॉजी आएगा, अलग अलग तकनीक आएगा, तो इसमें हम लोग पता कर सकते हैं समुद्र की गहराई की खनिज। तो आगे क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपको लिखना है, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी रुकती है, पर्यावरण संतुलित रहता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, उपयोग लिखना है, उपयोग। तो आप लोग को इतना चीज़ लिख देना है, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोकता है संसाधन संरक्षण। जितना भी प्राकृतिक में पाया जाता है संसाधन, ये सब को बर्बादी से रोकता है संसाधन संरक्षण। पर्यावरण को संतुलित रखता है, आने वाली पीढ़ियों जो भविष्य की पीढ़ी है उस सब के लिए संसाधन सुरक्षित रहता है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसाधन निर्माण में तकनीक का क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग पूछ देगा तो आप लोग लिखना, तकनीक संसाधनों की उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई तकनीक के माध्यम से आप अनुपयोगी वस्तुएं भी उपयोगी संसाधन बन सकती है। इससे संसाधनों का संरक्षण या उत्पादन उचित उपयोग संभव होता है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो भूमिका में लिखना है, तकनीक संसाधनों को उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई तकनीक के माध्यम से अनुपयोगी वस्तुएं हैं उसको उपयोग में ला सकते हैं। जितना नया टेक्नोलॉजी आएगा आगे चल के, तो हम अलग अलग संसाधन खोजेंगे, अलग अलग चीज़ खोजेंगे। इसमें संसाधन का संरक्षण भी होगा, उत्पादन भी होगा, उचित उपयोग भी संभव है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आधुनिक तकनीकों से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जा सकता है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग होगा। चलिए, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोग कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लिखने के लिए।
हम हल्का हल्का से ऊपर कर देते हैं, ले लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 2 क्वेश्चन मिलेगा इसमें। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग की क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। तो आप लोग को लिखना कैसे है, पहले लिखना है सतत विकास का अर्थ क्या है। तो अर्थ में ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। सतत विकास का अर्थ वही होता है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है लेकिन आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी होगा उसके आवश्यकताओं के चीज़ में समझौता ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ज़्यादा इस पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी ज़्यादा यूज कर लिया और आने वाले पीढ़ी के लिए कम हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही बोलता है सतत विकास। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिखना ऐसे ही है, सतत विकास हेडिंग देना है। इसमें पूछ क्या रहा है, सतत विकास के बारे में पहले लिख देना है इतना कि वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए आगे की वाली पीढ़ियों में जो आवश्यकता होता है उसके साथ समझौता ना हो, सबको बराबर का हक मिले, यही लिख देना है। उसके बाद लिखना है सतत विकास का उद्देश्य क्या है और सतत विकास के उपाय, और उद्देश्य और उपाय दोनों लिखना है। तो उद्देश्य में है प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जितना भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक है, मानव निर्मित तो नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। पर्यावरण संरक्षण, जो जितना भी पर्यावरण है ये सबको संरक्षण करना कि आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए और वो भी जिंदा अच्छा से रह पाए। प्रदूषण की कमी करना, ज़्यादा से कम प्रदूषण यूज करना, कमी करना है, जितना कम प्रदूषण यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, आने वाली जो पीढ़ी होगा इसका संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उसे ही सतत विकास कहते हैं। आगे देख लेते हैं सतत विकास के उपाय क्या क्या है। तो पहला है क्या, वृक्षारोपण करना। सतत विकास के उपाय है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम वृक्ष लगाएंगे खाली जगह पे। जल संरक्षण करना, जल को कम से कम उपयोग करेंगे कि आने वाले भविष्य के लिए भी रह सके पीने योग्य। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, संसाधनों का पुनर्चक्रण, प्रदूषण पर नियंत्रण करना, संसाधनों जितना भी संसाधन उसको रिसाइकल करके फिर से यूज करना, यही होता है संसाधनों का पुनर्चक्रण। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। चलिए ये सब आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो देख लेते हैं। सतत विकास से आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा होती है और संसाधन लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। सतत विकास जो है ना, आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा होती है। आर्थिक विकास जितना भी आर्थिक विकास के साथ साथ संसाधन जो लंबे समय तक टिक सकता है, सुरक्षित रहता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है सतत विकास से। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो आप लोग कैसे करना है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, जिसपे खुद हो, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आप लोग के हम पढ़ा चुके हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में जो किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, जैसे कि घर, खेत, वाहन। अगर घर है तो किसी एक व्यक्ति का होगा, खेत है तो किसी एक व्यक्ति का होगा, वाहन हो तो किसी एक व्यक्ति का होगा, वही है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक।
संसाधन जो पूरे समुदाय के उपयोग के लिए होता है, जो पूरे समुदाय के उपयोग के लिए होता हो उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए गांव का तालाब, पार्क, खेल का मैदान, ये सब सामुदायिक संसाधन में आ जाएगा। आगे देखते हैं, चलो। राष्ट्रीय संसाधन, जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिन पर पूरे देश का, जैसे कि वन, नदियाँ, खनिज, सड़कें, रेलवे, इस सब में पूरे देश का अधिकार होता है, इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी एक देश के नहीं बल्कि सभी देशों के लिए होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि महासागर के अंतर्राष्ट्रीय भाग, तो हम आप लोगों को बता चुके थे कि मतलब भारत के जितना भी समुद्री क्षेत्र होगा वो 200 किलोमीटर के अंदर में भारत का अधिकार होगा। इधर अमेरिका का होगा तो इसके 200 किलोमीटर में अमेरिका का अधिकार होगा। लेकिन जो बीच में जो बचता है वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करता है और इस पर सब लोग आ जा सकते हैं, अपने नावों को लेके व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन 200 किलोमीटर और इधर के 200 किलोमीटर में जो जाएगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, इससे निष्कर्ष हमको निकलता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। संसाधन दीर्घोत्तरीय है। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसका लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों देखेंगे इसका भी। तो प्राकृतिक संसाधन में हम सबसे पहले देखते हैं, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। जो राज्य में जलोढ़ मृदा होता है उस राज्य का नाम बताना है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है ये भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। तो इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं वो देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा ओडिशा में के मैदानी भागों में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। इस मृदा में उगाई जाने फसलें कौन कौन सा है, धान है, गेहूँ है, गन्ना है, जूट है, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां एवं फल, ये सब इसमें उपजाया जाता है। आप लोग की क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो याद रखना, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताना था और इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जाती हैं ये भी बताना था। आप लोग जितना भी थ्योरी करवाए हैं सब थ्योरी रिवाइज कर ले, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। समोच्च कृषि, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा है, काउंटर लाइन के समांतर जुताई एवं खेती करने की विधि को समोच्च कृषि कहते हैं। इसे वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है और मृदा अपरदन कम होता है। पहाड़ पे जो होता है ना, पहाड़ पे समोच्च कृषि, ढाल वाली जितना भी मतलब, एक सेकेंड, ये देखो ये भूमि ढाल वाली है, ऊंचाई से नीचे की तरफ है, यानी जो बीच में आप लोग देख सकते हैं रेड, ये जो लाइन जो देख रहे हो आप लोग, ये लाइन इस सीढ़ी नुमा की तरह चलता है, ये तो सीढ़ी नुमा समोच्च कृषि। जो ढाल वाले एरिया में जो होता है ना, इस सब पे किया जाता है समोच्च कृषि। जो काउंटर लाइन के समांतर जुताई एवं खेती की विधि को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे वर्षा के पानी धीरे धीरे बहता है और मृदा अपरदन कम होती है, ठीक। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों को ये पूरा आप लोगों को लिखना होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, पवन अपरदन वाले क्षेत्र। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि,
कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो चलिए, ये तो हम थ्योरी में बता चुके थे, फिर भी बताते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो हम पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टीदार स्ट्रिप क्रॉपिंग तथा वृक्षों की रक्षक पट्टियाँ लगाने की पद्धति सबसे उपयोगी मानी जाती है। इससे तेज हवा की गति कम होती है और मिट्टी का कटाव रुकती है। और पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो होता है ना, पट्टी का मतलब शेल्टर बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट लगाने की पद्धति सबसे उपयोगी मानी जाती है, पट्टी का। तो शेल्टर बेल्ट लगाता है जहाँ पे पवन ज़्यादा मतलब होता है, तो इस बीच में जहाँ पे खेती होता है उस बीच में एक पट्टिका की तरह पेड़ या वृक्ष की रक्षक या घास लगाया जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी का कटाव कम हो। क्या कम हो? मिट्टी के कटाव कम हो। पट्टीदार खेती उसको बोलते हैं, पट्टीदार। इसमें खेत है, तो इस सब के बीच ना पट्टीदार खेती लगाया जाता है, पट्टीदार। जैसे कि इस बीच में लगा देगा, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ लगा देगा, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ लगा देगा, जिससे मिट्टी का उर्वरता बनी रहे और कटाव कम हो। यह है पट्टी का खेती। पट्टीदार स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, शेल्टर बेल्ट होता है, पट्टी का रक्षक पट्टियाँ इसको बोलते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो आप लोग पूछ देगा एक क्वेश्चन, तो ये लिखना है पूरा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा क्या विशेषताएं हैं? यहाँ की मृदा क्या विशेषता है डेल्टाई वाले क्षेत्र में? आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। डेल्टा ऐसे बनता है, 2 नदियाँ जहाँ से आती है और एक जगह जाके मिल जाती है। ये जो क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है, नदी डेल्टा इसे कहते हैं। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र का विकास हुआ है। ये कावेरी है, कावेरी। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां के डेल्टा क्षेत्र के विकास हुआ है। इस सब नदियां ना डेल्टाई नदियां बोलते हैं, डेल्टाई बनाता है डेल्टा। इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी है, तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। मिट्टी है, ये अत्यंत उपजाऊ होती है। इसमें नमी अधिक रहती है। धान, जूट एवं गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये जो डेल्टाई वाले क्षेत्र है ना, इसमें धान, जूट, गन्ने की खेती के लिए उपयोग होती है। इनमें नमी अधिक मात्रा में होता है। जहाँ पे अगर नदियाँ मिलती है वहाँ से डेल्टाई क्षेत्र जो बनता है, इसमें इस मिट्टी में नमी ज़्यादा होता है। नमी क्या ज़्यादा होता है? नमी ज़्यादा। इसी कारण ये उपजाऊ भूमि ज़्यादा माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई क्षेत्र में, नई जलोढ़ मिट्टी। इसमें ना धान जाने में सबसे ज़्यादा है अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल, जूट में भी वेस्ट बंगाल, गन्ने तो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण के बारे में देखते हैं। फसल चक्रण यही है, फसल चक्रण आप लोग देख सकते हो। यह फसल चक्रण। फसल चक्रण मृदा में किस प्रकार सहायक है? मृदा में किस प्रकार सहायक है फसल चक्रण? फसल चक्रण मृदा में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। विभिन्न फसलें अलग अलग पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मृदा की उत्पादकता बढ़ती है। जैसे कि देखो यहाँ पे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? मिट्टी के संरक्षण करने में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण है जैसे कि धान लगाए, फिर धान कटा तो फिर गेहूँ लगता है, तो गेहूँ दालें लगता है, दालें के बाद तिलहन लगता है। यही है फसल चक्रण।
एक फसल कटा दूसरा लगा, एक फसल कटा दूसरा लगा, एक फसल कटा दूसरा लगा। यही है फसल चक्रण, एक चक्र की तरह चलता है ये। ठीक, ये एक चक्र की तरह चलता है, इसे फसल चक्रण कहता है। तो यहाँ पे ये भी यही कहता है कि फसल चक्रण से भूमि की उर्वरता बनी रहती है, जितना भी उपजाऊ है ना बनी रहती है, उर्वरता बनी रहती है। विभिन्न फसलें अलग अलग पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं, जैसे कि धान कुछ और तत्व उपयोग करेगा, गेहूँ कुछ और, दालें कुछ और, तिलहन कुछ और, जिससे मिट्टी की पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। अगर एक ही फसल एक भूमि पे अगर एक ही फसल लगाए तो वहाँ की उर्वरता बहुत कम हो जाती है। जैसे कि एक खेत है, यहाँ पे हम सिर्फ हर एक बार धानें लगाते हैं, यहाँ पे और दूसरा नहीं लगाते हैं, तो यह इस मिट्टी के ना, इस खेत की मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जाएगी। यही कहता है फसल चक्रण कि एक फसल काटो दूसरा लगाओ, जिससे कि वहाँ पे जितना भी पोषक तत्व है वो बने रहे, संतुलन बनाए रखें। ठीक, चलिए ये खत्म हो गया लघु उत्तरीय। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट है। जल क्रांतता कैसे उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। यह जल क्रांतता इसे जल क्रांत आप लोग कॉपी में लिख लेना, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जल क्रांतता कैसे उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। जहाँ पर ऐसे देखिए जल क्रांतता है। चलिए यहाँ से देखते हैं जल क्रांतता के कारण। अधिक सिंचाई, खराब जल निकासी, लगातार वर्षा, निचले क्षेत्र में भूमि का होना, यही जल क्रांतता के कारण है। निचले क्षेत्र में भूमि होना, अधिक सिंचाई करना, खराब जल निकासी, लगातार वर्षा, निचले क्षेत्र में भूमि का होना। इसका प्रभाव देख लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जल क्रांतता से ना मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जाती है। फसलों की जड़ें सड़ने लगती है। अगर लगातार, जैसे कि हम कोई फसल उपजाए खेत में, चलो एक खेत है, इसमें हम कोई फसल लगाए, लेकिन ऊपर से ना लगातार बारिश हो रहा है। यहाँ से समझो ये एक खेत है, इसमें हम फसल लगाए, लेकिन वर्षा यहाँ पे हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली वर्षा हो रहा है इस पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जड़ सारे ख़त्म हो जाएगा, इसमें उर्वरता कम हो जाएगी। अगर बारिश लगातार होगा तो यहाँ से उर्वरता दूसरे के यहाँ चल जाएगा, दूसरे खेत में चल जाएगा, तो इस मिट्टी में उर्वरता बहुत कम हो जाएगी। फसलों की जड़ें सड़ने लगेगी। अगर पानी लगातार हो जाए, पानी रहे, जैसे कि गेहूं में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, अगर उसमें पानी ज़्यादा हो गया तो उसका जड़ ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी में लवणता बढ़ जाएगी, सबसे मेन है लवणता बढ़ जाएगी, जिससे कि मिट्टी वहाँ का उपजाऊ कम हो जाएगा। कृषि उत्पादन घट जाता है, भूमि बंजर होने लगती है। ये भी है, भूमि बंजर होने लगती है। इसका निष्कर्ष इसीलिए निकलता है कि इसलिए उचित जल निकासी की व्यवस्था आवश्यक है। हर में से अगर ये एक फसल है वहाँ पे अगर जम जाए, तो वहाँ अगर बारिश हो, लगातार बारिश हो, तो वहाँ की उर्वरता, वहाँ की जितना भी मिट्टी है सब खत्म हो जाएगा। वहाँ की उर्वरता जितना है सब, जितना भी पेड़ पौधे लगा उसका जड़ें खसरने लग जाएगी। चलो आगे देखते हैं। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। मृदा संरक्षण पे एक निबंध लिखिए। क्या लिखना है आप लोगों को? सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है वो देख लो। मृदा पृथ्वी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि एवं मानव जीवन इसके बिना संभव नहीं है। ठीक, प्रस्तावना में लिखना है मृदा पृथ्वी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि एवं मानव जीवन इसके बिना संभव नहीं है।
ख में लिखना है मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है। मृदा संरक्षण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा उसे कटाव एवं प्रदूषण से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण पे एक निबंध लिखना है तो सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना है मृदा पृथ्वी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, कृषि एवं मानव जीवन इसके बिना संभव नहीं है। अगर मिट्टी का संरक्षण नहीं करेंगे तो इस पर न कृषि संभव है न मानव जीवन संभव है। अगर उपजेगा खेती अगर हो भी नहीं करेगा तो मानव खाएगा क्या, तो मानव जीवन संभव नहीं है मिट्टी के बिना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा उससे कटाव एवं प्रदूषण से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। और आगे कहता है कि मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन सबसे पहला कारण है वन की कटाई, अधिक चढ़ाई। अगर कहीं पे अधिक चारागाह है वहाँ पे अधिक चढ़ाई कर लेगा, यहाँ पे घास खत्म हो जाएगा, जड़ें छूट जाएगी, तो यहाँ पे वर्षा हो तो मिट्टी यहाँ से कटाव हो जाएगा। तेज वर्षा ये मृदा अपरदन का कारण है। तेज हवा जैसे कि राजस्थानी क्षेत्र में होता है, एक हवा आने का पूरा यहाँ से मिट्टी लेके चल जाएगा, आप कहीं और दूसरे जगह रख देगा। अनुचित कृषि पद्धति, अनुचित कृषि पद्धति से खेती न करना, अनुचित कभी कुछ कर ले कभी कुछ कर ले, तो इसमें होता है क्या मृदा अपरदन होता है, संरक्षण नहीं होता है। तो आगे देखते हैं घ में मृदा संरक्षण के उपाय। इसका उपाय क्या क्या है। वृक्षारोपण करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जितना भी खाली जगह वहाँ पे पेड़ लगाएंगे। समूच कृषि पद्धति अपनाएंगे, सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, फसल चक्रण कम लगाएंगे, मतलब एक फसल लगाने के बाद दूसरा कटेगा फिर लगाएंगे, फिर दूसरा लगाए कटेगा फिर दूसरा लगाएंगे, ऐसे ही फसल चक्रण चलता रहेगा। पट्टीदार खेती पवन अपरदन वाले खेत में कृषि में करते हैं, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टीदार खेती होता है। बांध एवं मेड़बंदी, मेड़बंदी करेगा अगर खेत है, एक खेत है और एक खेत है, ये दो खेत है, अगर इन दोनों खेत के बीच में मेड़बंदी नहीं करेंगे, आड़ नहीं देंगे, आड़ी जो होता है आड़ी खेत में, ये अगर नहीं देंगे तो इस मिट्टी का उर्वरता इसमें जाएगा और इसमें से यहाँ से समतल होते हैं और बारिश हुआ तो कहीं और नदियों में जाके मिल जाएगा बारिश के पथ से। नियंत्रित चराई, नियंत्रित चराई करवाएंगे, अपने मवेशी जितना भी होता है ना उसको नियंत्रित चराई करवाएंगे। आगे कहता है महत्व, इसका महत्व क्या है। कृषि उत्पादन बढ़ता है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है, ये खाद है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। कृषि उत्पादन बढ़ता है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, मृदा संरक्षण करेंगे तो भूमि की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। आगे कहता है निष्कर्ष इसका है मृदा संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इससे वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की विकास संभव है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख लीजिएगा या वीडियो से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। क्या योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, इसको स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। इसका कारण, सबसे पहले कारण देंगे और उसके बाद सुधार का उपाय देंगे। तो कारण है पशुओं की नस्लें कमज़ोर होना, चारे की कमी, पशुओं की बीमारियां, वैज्ञानिक पशुपालन का अभाव, आधुनिक तकनीकी का कम उपयोग, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, ये सब कारण है। आप लोग कारण लिखिएगा। इसका सुधार क्या क्या करेंगे हम। उन्नत नस्लों का विकास करेंगे। अब उन्नत नस्लों का, अलग अलग गायों के, विदेशी गायों के लाएंगे, उसका नस्ल यहाँ पे। पशु चिकित्सक सुविधाओं का विस्तार करेंगे। यहाँ पे ना मवेशियों के लिए चिकित्सक का बहुत कमी है। पर्याप्त चारागाह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन विदेशों में पर्याप्त चारागाह है, जैसे कि डेनमार्क में आप लोग देख लीजिएगा। और डेयरी उद्योग का विकास, यहाँ पे डेयरी उद्योग नहीं है। वैज्ञानिक पशुपालन की बढ़ावा, यहाँ पे वैज्ञानिक पशुपालन की बढ़ावा देना चाहिए। तो ये दोनों आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा।
पूछ देगा कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग कारण लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि हमको कारण, हेडिंग में लिखना है कारण, इसका क्या क्या कारण है। फिर कारण देने के बाद इसी का उपाय लिखना है, क्या उपाय होगा इसका। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका वो देख लेते हैं कि यदि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान काफ़ी बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से अगर किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान काफ़ी बढ़ जाएगा। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिख देना है, इससे आपको फुल में फुल पास मिल जाएगा। चलिए, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आप लोग किधर चल गया, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ जल संसाधन, यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग अब चलते हैं जल संसाधन की ओर। जल संसाधन, इसका भी आप लोग देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का। तो बहुउद्देशीय पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना आप लोगों को थ्योरी में हम बता चुके हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ जूम करने दीजिए पहले। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। वे परियोजनाएं जिनमें जल संसाधन का उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे परियोजनाएं जिनमें जल संसाधन का उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इनका उपयोग सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, मत्स्य पालन, नौवहन आदि के लिए किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का तो वे परियोजना जिनमें जल संसाधन का उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों के लिए करेंगे, जैसे कि परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नौवहन आदि, इस सब के लिए हम बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग करेंगे। किसी नदी पे डैम बनाकर, डैम यही है, यह डैम। तो उदाहरण में भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये दोनों आप लोग उदाहरण में अवश्य लिखिएगा। तो आप लोगों को पूछ देगा बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है, तो लिखना है आप लोगों को, वे परियोजनाएं जिनमें जल संसाधनों का उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों के लिए करते हैं, एक साथ कई उद्देश्यों के लिए करेंगे, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे हम आप लोगों को लिखते हैं सिंचाई के लिए, जल उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, मत्स्य पालन या मछली पालन के लिए, नौवहन आदि के लिए किया जाता है। इधर दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जल संसाधन के उपयोग है, क्या उपयोग है जल संसाधन का। जल संसाधन का उपयोग क्या क्या है। पेयजल के रूप में, कृषि एवं सिंचाई के लिए, उद्योग में उत्पादन कार्यों के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू कार्य जैसे स्नान, धुलाई, सफाई के लिए, मत्स्य पालन, नौवहन के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सब जल संसाधन के उपयोग है। उपयोग यही लिखना है 2 नंबर। चलिए, यहाँ पर 3rd नंबर, एक भी क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं थ्योरी में। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। तो आप लोग बताए थे नदी बना के, नर्मदा नदी था, इसके साइड में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों राज्य चाह रहा था कि हम ज़्यादा यूज करेंगे, वो बोल रहा था हम ज़्यादा यूज करेंगे, वो बोल रहा था हम ज़्यादा यूज करेंगे, वही अंतर्राज्यीय जल विवाद। इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। तो विवाद के कारण है, तो सबसे पहले लिखना है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। तो पहला लिखना है कि नदियों के जल के बंटवारे के लिए मतभेद होता है, सिंचाई एवं बिजली के उत्पादन के लिए अधिक जल की मांग करता है। एक राज्य बोलता है कि हम ज़्यादा यूज करेंगे, दूसरा राज्य बोलता है हम ज़्यादा यूज करेंगे।
थर्ड कहता है बांधों और नहरों के निर्माण को लेकर विवाद होता है। राज्यों की बढ़ती जनसंख्या और जल की आवश्यकताओं के लिए जल प्रबंधन एवं समन्वय की कमी होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण यही है। नदियों के जल के बंटवारे के लेकर मतभेद होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में मतभेद होता है। राज्य है, राज्य भी है, देखो यहाँ पे समझाया गया है। ये राज्य ये है, राज्य भी है, और नदी इन दोनों राज्यों के बीच से होकर गुजरता है। तो वो चाहेगा कि हम इस पे कोई डैम बनाए, ये चाहेगा हम बनाए। इसमें क्या होगा कि मतभेद होगा। वो चाहेगा कि हम ज़्यादा अपने राज्य में पानी भेजें, वो चाहेगा हम अपने राज्य में ज़्यादा पानी भेजें। वो बोलेगा कि हम सिंचाई के लिए ले जाएंगे नहर, यहाँ से बिजली उत्पादन के लिए अधिक जल की मांग चाहिए। इसी में दोनों राज्यों के बीच जल अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। और फोर नंबर क्वेश्चन, यहाँ जल संकट ये भी लिखवाए हुए हैं। जल संकट क्या है? जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में जल उपलब्धता कम हो जाती है, तब उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। जल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और वर्षा की कमी जनसंख्या वृद्धि के इसके प्रमुख कारण है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि कम से कम 1000 घन मीटर होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए, तब उस राज्य में या उस देश में हम मानेंगे कि जल संकट नहीं है। भारत में कितना है? तो भारत में 1300 घन मीटर। याद रखना, आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो यही है जल संकट, कि जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में जल की उपलब्धता कम हो जाती है, उसे ही जल संकट कहते हैं। कि मतलब जल, जितना भी आदमी रहता है वो सब की आवश्यकता में जल की तुलना बहुत कम हो जाता है, बहुत, तो इसे जल संकट कहते हैं। जैसे कि जल का अत्यधिक दोहन करना, प्रदूषण, वर्षा की कमी और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण होता है जल संकट। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, वो देख लो, कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों है, इसका कारण का आप लोगों को उल्लेख करना है। 2 नंबर, तो उद्योग से निकलने वाले रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ जितना भी है ये सब नदियों में छोड़ देता है। नगरों का गंदा पानी सीवर की नदी में प्रवाह, सीवर जो होता है सीवेज, जो नाला वाला पानी सब होता है वही है सीवेज, वही इस नदी में जाके छोड़ देता है। जैसे दरभंगा में देख लो, बागमती नदी है, इसमें पूरा सीवेज का पानी जाता है, इसमें कितना गंदा पानी होता है। कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक ये भी है। धार्मिक गतिविधियों के कारण कचरे और मूर्तियों का विसर्जन, प्लास्टिक और घरेलू कचरे के नदियों में फेंका जाना, नदी के किनारे बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण। नदियों के जितने किनारे हैं ना उस पर जनसंख्या बढ़ेगा, तो हर एक चीज़ का पानी अपने नदियों में ही छोड़ेगा, कि नदी लेके कहीं और चल जाए, इसीलिए शहरीकरण होता है। प्लास्टिक और घरेलू कचरे भी आजकल नदी में फेंक देता है। धार्मिक गतिविधियों के कारण कचरे, मूर्तियों का विसर्जन, इस सब से भी। नगरों का गंदा पानी, सीवेज और नदी में प्रवाह, ये सब लिख देना आप लोगों को। चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय लिखिए। एक क्वेश्चन आज लिखवाए हुए हैं क्लास में। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपाय है। तो जल के विवेकपूर्ण उपयोग तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जल को बचाकर रखने की प्रक्रिया को जल संरक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जल की बर्बादी को रोकना, जल संसाधनों का सतत उपयोग निश्चित करना। तो यही बोलता है, जल के विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे हम, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी जल को बचा कर रखेंगे, जल संरक्षण कहते हैं। जितना भी जल के विवेकपूर्ण उपयोग करना, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखने के लिए ही, रखने की प्रक्रिया को ही जल संरक्षण कहेंगे। जल संरक्षण, इसका उद्देश्य है जल की बर्बादी को रोकना, जल संसाधनों का सतत उपयोग करना। सतत उपयोग तो बताया है, संसाधनों का सतत उपयोग, कि वर्तमान पीढ़ी को उपयोग में जितना भी होता है उसको करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखे,
वही सतत उपयोग, संसाधनों का सतत, जल संसाधनों का सतत उपयोग। इसका बचाव कैसे करेंगे? जल संरक्षण के उपाय, हाँ उपाय है ये उपाय। वर्षा जल का संचय को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण और वनों की रक्षा करना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना। ड्रिप है ना, ड्रिप है, ड्रिप टपक या ड्रिप, एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का अपनाना, यही है ड्रिप। जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों और कुओं जलाशयों का संरक्षण करना, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना, भूजल के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रित रखना, लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। यही है जल संरक्षण के उपाय। आप लोगों को आज ही क्लास में हमें बताए थे कि घर के जितना भी पानी होता है छत से जो टपकता है एक पाइप के द्वारा, उसको हम ला के एक टंकी में स्टोर करें, इससे हम अपने खेती के लिए उपयोग करें, अपने जो ज़रूरत की चीज़ होता है उस सब के में उपयोग करें, तो उसे ही जल संरक्षण कहते हैं। या तालाब बना लें, या ड्रिप सिंचाई होता है, स्प्रिंग होता है, सूक्ष्म फुहारे जो होता है वो सब, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए, तालाब कुआं जलाशय का संरक्षण करेंगे, जिससे कि हम जल का अधिक से अधिक स्टोर कर सकें और उसको आगे चल के उपयोग कर सकते हैं जब वर्षा ना हो तब। जैसे कि वर्षा जल का संचय करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, टपक सिंचाई या तालाब संरक्षण। इसे निष्कर्ष निकलता है जल जीवन का आधार है, इसलिए जल संरक्षण को अपनाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है जल जीवन का आधार हो, इसलिए जल संरक्षण अपनाकर हम अपने भविष्य की सुरक्षित बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 5 नंबर का 5। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रह व पुनश्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रह व पुनश्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो ये हम बता चुके हैं ना, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, ये भी लिखवाए हैं आज। ये शनिवार को जो क्लास आया था वो समझ जाएगा। वर्षा जल मानव जीवन का प्रमुख जल स्रोत है, लिखेंगे इसका उत्तर। वर्षा जल मानव जीवन का प्रमुख जल स्रोत है। यह पेयजल, कृषि, भूजल पुनर्भरण, उद्योग तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षा के कारण नदियों का तालाब और जलाशय भरते हैं तथा खेती का पर्याप्त पानी मिलता है। खेती को पर्याप्त पानी मिलता है। यह वर्षा जल मानव जीवन में क्या भूमिका रखता है, इसका संग्रह पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले लिखना है वर्षा जल मानव जीवन का प्रमुख जल स्रोत है। यह पेयजल, कृषि, भूजल पुनर्भरण और उद्योग पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा के कारण नदियों, तालाब और जलाशय भरते हैं तथा खेती को पर्याप्त पानी मिलता है। वर्षा जल का संग्रह की विधियां देखते हैं। घरों की छतों पर से जल का संग्रह, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसे कि देख लो, बादल से वर्षा हुआ, घर के रूफ पे गया, यहाँ से हम एक पाइप लगा के एक टंकी में, अलग टैंक में रखेंगे। वही है घरों की छतों से वर्षा जल का संग्रह। तालाब, कुएं, जलाशय का निर्माण करना, चेक डैम एवं परकोलेशन टैंक बनाना, वर्षा के पानी को भूमिगत टैंकों में संग्रहित करना, यही है वर्षा जल संग्रह की विधियाँ। ये सब पुनर्चक्रण क्या है? पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग विधियाँ। शुद्धिकरण संयंत्र पुनः उपयोग, घरेलू अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। उद्योग में उपचारित जल का पुनः उपयोग करेंगे। बागवानी एवं सिंचाई के पुनर्चक्रित जल का उपयोग करेंगे। भूजल पुनर्भरण हेतु वर्षा जल को जमीन में उतारना, ये सब हम पुनर्चक्रण करेंगे, रिसाइकलिंग। तो चलिए आज के पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस सब का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं ज्योग्राफी।
आगे हम पढ़ेंगे और जल संसाधन खत्म होने के बाद वन्य जीव वन संसाधन पढ़ेंगे। उसके बाद आगे और चलता जाएगा तो और हम क्वेश्चन आंसर करवाते चलेंगे, जब तक ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।